देखो, हमने लास्ट क्लास में रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। रेशियो एनालिसिस के अंदर भी हम लोगों ने देखा था लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो को समझ लेते हैं एक बार फिर से कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है। तो अभी देखना, जैसे एक होता है कि आप गुड्स परचेज करने के लिए गए हो, आप पान की दुकान में गए हो, किसी को है ना सिगरेट खरीदना है, किसी को कुछ सुपारी वगैरह खरीदना है, तो दुकानदार जो होता है वो आपके बैकग्राउंड जानने में इंटरेस्टेड होता है क्या? वो आपसे ज्यादा क्वेश्चंस करता है। क्लियर है? दो चीजें हो सकती है, अगर आप कैश दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा। और अगर आप उधारी रख रहे हो तो हो सकता है आपका नाम पूछ ले, थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ ले। क्लियर है? वो ये पूछेगा क्या कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्लियर है? क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसको उसको उससे मतलब नहीं। उसको 10-20 रुपए लेने हैं, 30 रुपए का सामान ले लिया, 100-200 की उधारी ले ली आपने, तो उसके अंदर आपके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? वो 100 रुपए, अच्छा, और पीरियड कितना होता है? 5 दिन 10 दिन की उधारी होती है, 5 दिन में दे दोगे, 10 दिन में दे दोगे। तो वो ये चेक करना नहीं चाहता है कि आपका लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसी है, आपके पास एसेट्स है कि नहीं है। कह रहे उसको क्या मतलब है कि आपके जेब में 100-200 रुपए होते हैं कि नहीं होते। कह रहे उसको क्या चाहिए, सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए। वो ये चेक करेगा कि शॉर्ट टर्म एबिलिटी है कि नहीं है बंदे की। कह रहे उसको ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं जाना कि आदमी वेल्दी है कि नहीं है, तब मैं उसको सामान बेचूंगा, इतना नहीं सोचता है। बट यही आप बैंक के पास जाओ और आपको बैंक से 50 लाख का लोन चाहिए, बैंक से आपको 50 लाख का लोन चाहिए, बताना बैंक लिक्विडिटी चेक करेगा क्या कि बंदे की लिक्विडिटी है कि नहीं है? लोन है यस सर। 20 साल का, यस सर। कभी नहीं चेक करेगा, कभी नहीं चेक करेगा। बैंक को लिक्विडिटी से कोई मतलब नहीं है। लिक्विडिटी मतलब आपकी करंट एसेट्स, और बैंक को 20 साल बाद पैसे चाहिए। आपकी करंट एसेट आज है, चेंज हो जाती है 1 साल के अंदर ही। कह रहे 3-6 महीने में रिकवरी नहीं करनी है बैंक को। बैंक को लिक्विडिटी से कोई मतलब नहीं है। बैंक का जो लोन है वो लॉन्ग टर्म का है। बैंक को ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपके पास बिल्डिंग्स, मशीन्स और ये सब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो कैसे चल रहे हैं आपके, आपका प्रॉफिट कैसा हो रहा है पिछले 3-5 साल से, वो सब चीजें चेक करेगी बैंक आपकी। क्योंकि बैंक को 20 साल बाद पैसे रिकवर करने हैं और बहुत बड़ा अमाउंट रिकवर करना है। तो 20 साल बाद आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, ये लिक्विडिटी रेशियो नहीं बता सकता। 20 साल बाद आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी अभी की कंडीशन देख करके, ये लिक्विडिटी से पता नहीं चल सकता। कह रहे अगर मैं बहुत सारा केस लेके बैठा हूं रोकड़ में, बैंक में मेरा बहुत अच्छा बैलेंस है अभी, उससे ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर आपका अच्छा होगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म की ऐसी बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज है, वो एक लाइबिलिटी आएगी, मेरा तो करंट एसेट सारी खत्म। क्लियर है? तो रेगुलर इनफ्लो, प्रॉफिट लॉस कैसा चल रहा है आपका बिजनेस के अंदर, वो सब ओवरऑल देखना पड़ता है। बिल्डिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टीज आपकी सॉलिड है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने ओवर वैल्यूड करके दिखा रखी है बैलेंस शीट में। वाकई में प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, सॉलिड है कि नहीं है, और 20 साल बाद भी इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब चीजें चेक करता है। लॉन्ग टर्म की चीजें चेक करता है बैंक। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्वेंसी रेशियोज। ये सब कहाँ कैलकुलेट करेंगे? सोल्वेंसी रेशियोज में कैलकुलेट करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो का यूज जो होता है वो आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए होता है। ठीक है, जो आपको गुड्स बेचते हैं, 3-6 महीने की उधारी देते हैं, वो लोग इतना लॉन्ग टर्म में नहीं जाते। वो लोग ये चेक करते हैं कि बस कंपनी का पेमेंट सिस्टम कैसा है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस सेट है कि नहीं है, टाइम पे पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बस ये चीजें देखते हैं। क्लियर है? तो उनको इससे मतलब होता है शॉर्ट टर्म चीजों से। तो शॉर्ट टर्म चीजों के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोल्वेंसी रेशियोज निकालते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी के अंदर दो ही रेशियो अपने को कैलकुलेट करने। तो पहला रेशियो आपको बताया था करंट रेशियो। ठीक है, ये आपने नोट कर रखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैंने आपको कहा था करंट रेशियो को सीआर यूज करेंगे। इसका एक और नाम है वो भी आपको लिख लेना चाहिए, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसी को कहते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, आइडियल भी इसका बता दिया था, 1:1। उसके बाद आपको लिक्विड रेशियो बताया था, यस यस यस, 2:1। ठीक है, आइडियल 2:1 है। ठीक है, और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो बताया था, तो लिक्विड वन एसेट रेशो वन। अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसका आइडियल 1:1 है। ठीक है, और ये समझाया था कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट समझा दिया था। करंट एसेट में आपको जो काम की चीज बताई थी, 2 पॉइंट है, वो आप यहाँ पे करंट एसेट की डेफिनेशन जब लिखवाई थी तब लिखा दिया था। ठीक है, किसी ने नहीं लिख रखा तो लिख लो। एक तो इन्वेंट्रीज के अंदर, एक तो इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स, स्पेयर स्टोर्स, ये चीजें एक्सक्लूड कर देंगे। हेडिंग वाइज इन्वेंट्री में जुड़ी भी होगी बट उनको हटा देंगे, वो करंट एसेट का पार्ट नहीं है।
और डेटर्स जब लेंगे तो पीबीडी नेट करके लेंगे, नेट डेटर्स लेंगे, पीबीडी जुड़े हुए डेटर नहीं लेंगे। क्लियर है? जितने अपने को कलेक्शन होने की उम्मीद है वही हमारे करंट एसेट के पार्ट है। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में कोई झंझट ही नहीं है, जो करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर आता है वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपका लिक्विड एसेट समझना था। लिक्विड एसेट एकदम सिंपल सा था। देखो, या तो आप वो सारी एसेट, करंट एसेट में वो एसेट सेलेक्ट कर लो जो लिक्विड है, जो नियरली लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है, यानी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उनके अंदर जब भी होगा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जो एसेट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाली है उनको हम लोग लिक्विड नहीं बोलते हैं। ठीक है? करंट तो है बट लिक्विड नहीं है, यानी कि सारी करंट एसेट्स, ये समझ सकते हो लिक्विड का मतलब, ये अगर आपकी ये करंट एसेट्स है तो इनमें से इतनी लिक्विड एसेट होगी। क्लियर है? कुछ ये वाली जो एसेट्स है वो करंट तो है बट लिक्विड नहीं है, यानी कि कोई भी लिक्विड एसेट ऐसी नहीं हो सकती जो करंट नहीं हो, करंट तो होगी होगी। क्लियर है? पर लिक्विड होने के लिए चाहिए कि वो जल्दी से कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखती हो। ठीक है? तो यहां पे हमने देखा था करंट एसेट माइनस, एक तो आप हटा दो इसमें से इन्वेंट्रीज, और एक आपने माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस। तो ये आपके हाथ में आ गया लिक्विड एसेट्स। और या फिर दूसरा तरीका कि आप जो डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, एक्रूड है, कैश एंड बैंक है, करंट इन्वेस्टमेंट है, उन सबको ऐड कर लो तो भी आ जाएगा लिक्विड। ठीक है? तो हमने करंट एसेट ऑलरेडी निकाला हुआ होता है, तो इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो, अगर मैं यहाँ पे लिक्विड लाइबिलिटीज लूं, क्विक लाइबिलिटीज लूं, तो बैंक ओडी को मैं हटा सकता हूँ। क्लियर है? लेकिन अपना जो व्यू है वो ये है कि जो भी करंट लाइबिलिटीज है उस पे मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा बैंक ओडी पे। ठीक है? पे करना तो मुझे जो है वो बैंक मांग नहीं रही, बैंक कह रही है आपको ओडी की फैसिलिटी है 5 लाख की, तो आप जब चाहो पे कर देना, बट इंटरेस्ट तो लग रहा है ना, तो मैं इंटरेस्ट जानबूझ के क्यों खाऊंगा। क्लियर है? इसलिए हम लोग जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सारी को हम जल्दी से जल्दी पे करने का ही सोचते हैं, इसलिए सारी करंट लाइबिलिटीज ही क्विक लाइबिलिटीज है। क्लियर है? तो यहां पे क्विक करने की जरूरत नहीं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू लिक्विड रेशियो। उसके बाद में लिखो अब अगला आप वर्किंग कैपिटल। ठीक है? फॉर्मूला वाइज तो ये दो ही पॉइंट थे, एक और दो, पर अगर कुछ एडिशनल चीजों की बात करें तो ये आपको एक एडिशनल, जैसे बताया लिक्विड एसेट्स क्या होती है, इसी तरह एक आप ये समझो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। शॉर्ट में इसको WC बोलेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने कहा था ना करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए, तो उसके दो रीजन थे। करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए, उसके दो रीजन थे। पहला रीजन तो आपको बताया कि करंट लाइबिलिटीज तो सारी एक साथ पेमेंट के लिए आ जाएगी, लेकिन करंट एसेट्स में से कुछ एक से पैसे वसूल हो नहीं पाएंगे, तो वो आपको पेमेंट में यूज नहीं आने वाली। क्लियर है? इसलिए आपके पास ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है? दूसरा दूसरा रीजन और है कि ऐसी लाइबिलिटीज या ऐसे छुटपुट खर्चे, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, जो आपके सीएल के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो मुझे बताओ करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको कैरिज का खर्चा दिख रहा है क्या? नहीं सर, वो तो जब आएगा तब हम पे कर देंगे। पे करोगे कहां से? रिफ्रेशमेंट का खर्चा, मिसलिनियस खर्चे, सर वो तो हम पे कर देंगे। तो पे करोगे कहां से? उसके लिए भी तो आपके पास क्या होना चाहिए? करंट एसेट्स होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? उसके लिए भी आपके पास करंट एसेट्स होनी चाहिए। तो करंट एसेट्स आपके पास ज्यादा होगी तभी तो आप करंट लाइबिलिटी भी चुका पाओगे, और जो पैसा बचेगा उससे आप दूसरे खर्चे चुका पाओगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए करंट लाइबिलिटीज आपकी कम होनी चाहिए, करंट एसेट्स ज्यादा होना चाहिए, आइडियल है डबल होनी चाहिए। तो जो बीच का डिफरेंस बचता है किसका? CA माइनस CL, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स मेरी अगर 5 लाख है और मेरी करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की है, तो 5 लाख में से अगर मैं 2 लाख चुका भी दूं तो भी मेरे पास 3 लाख की करंट एसेट बचती है। वो 3 लाख की करंट एसेट मेरे लिए एक तरह से काम कर रही है वर्किंग कैपिटल का, जिससे मैं अपने डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेज को चुका सकता हूं। क्लियर है? तो इसलिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो एक नया वर्ड आया है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा ये वर्ड। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करें तो करंट रेशियो निकलेगा, और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया सबको? चलो, वर्किंग कैपिटल सर ये क्यों बताया? ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये वर्किंग कैपिटल आपका इससे अटैच्ड है। देखो CA माइनस CL, तो कई बार ये यूज होगा। ठीक है? फॉर्मूला वाइज आपको वैसे नहीं पूछेगा, बट आपको इसको यूटिलिटी आएगी, अभी समझाऊंगा मैं इसकी यूटिलिटी। ये फॉर्मूला वाइज तो ये दो ही चीजें हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, बस ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में एक और फंडा लिखो आप यहाँ पे, C पॉइंट करके।
ये भी आपको पता है। व्हाट इज एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज कैपिटल होती है, जैसे गुडविल में हमने लगाया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे ही एवरेज स्टॉक भी होता है। व्हाट इज एवरेज स्टॉक? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अकाउंट। यस, ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपके ना मोस्टली इन्वेंट्री वर्ड ज्यादा यूज करेगा रेशियोज वगैरह के चैप्टर में, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे भी इन्वेंट्री यूज कर रहा था स्टेटमेंट्स में, तो इसलिए उसके साथ फेमिलियर रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक। सर ये क्यों बताया? ये भी यूज आएगा आपका, कहाँ पे यूज आएगा अभी समझाऊंगा इसको। जहां पे आपको इन्वेंट्री चाहिए ना, तो ये इन्वेंट्री आपको सीधा सा दिया हुआ नहीं होगा, तो ये ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अंदर समझेंगे हम लोग, तो इसलिए ये भी लिखवाया है साथ में। और उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए आपके। वैसे इसके अलावा मैंने आपको करंट एसेट की डेफिनेशन भी बता दी थी, जिसमें क्या पॉइंट्स थे वो भी देखे थे हमने। लिक्विड एसेट की तो यहाँ लिखी हुई पड़ी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, की पॉइंट, इफ बोथ सीए एंड सीएल आर नॉट known or not given, then always assume CLBX। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर सीए और सीएल दोनों ही नहीं दिए हुए, ना तो आपको करंट एसेट पता है ना करंट लाइबिलिटीज पता है, और आपको बाकी कुछ ये इंफॉर्मेशन हो सकता है रेशियोज वगैरह दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा सीएल को एक्स मान लेंगे। कह रहे जिस क्वेश्चन में देख लो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों ही नहीं है, उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही कहां से होनी है? सीएल को एक्स मान करके। सर करंट लाइबिलिटी को एक्स क्यों माना? देखो अगर दोनों में से एक चीज है तो दूसरा कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं? अगर मेरे को पता है कि ये 2:1 है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, तो बताओ करंट एसेट कितनी? अगर करंट रेशियो 2:1 है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, तो बताओ करंट एसेट कितनी? 2 लाख। 2 लाख। सिंपल एकदम, 2:1। सर वो रिलेशनशिप है ना, ये 2:1 का मतलब ही तो यही है। और सर मेरे पास करंट एसेट है, तो ठीक है उसमें डिवाइड कर दो रेशियो का, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन दोनों ही नहीं है, जब दोनों ही नहीं है आपके पास में, तो आपको कोई ना कोई तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। और हम हमेशा किसको एज्यूम करेंगे? सीएल को। और ऑप्सो आपको क्लियर हो गया सीएल को क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि लगभग 100% केसेस के अंदर सीएल जो होता है वो आपका छोटा होता है अमाउंट। क्लियर है? हमेशा करंट एसेट्स है वो 2 गुना 3 गुना होगा, तो अगर आप सीएल को एक्स मानते हो तो सीए आपका 3x हो गया, 3x। लेकिन अगर आप सीए को एक्स मानते हो तो सीएल आपका 0.33x हो गया, तो हर केस में पॉइंट्स में चला जाएगा। क्लियर है? इसलिए अगर आप सीएल को मानते हो तो ज्यादा बेटर रहोगे, ज्यादा इजी रहेगा सोल्व करने के अंदर। बाकी सीए को आप एज्यूम करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा सीएल को एज्यूम करेंगे और उसको एज्यूम करके फिर आगे का काम अपने आप हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर ई, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, प्रीपेड क्यों चाहिए अपने को? लिक्विड एसेट निकालने के लिए चाहिए मुझे, लेकिन प्रीपेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप हमेशा ध्यान रखना, आपका यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सीए माइनस इन्वेंट्रीज। क्लियर हो गया? यानी कि प्रीपेड को जीरो मान लेंगे, जब भी प्रीपेड नहीं है प्रीपेड को जीरो मान लेंगे, इन्वेंट्री को कभी भी जीरो नहीं मानेंगे। इन्वेंट्री होगा ही होगा, स्टॉक होगा ही होगा, बट प्रीपेड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रीपेड को क्या मान लेंगे? जीरो। क्लियर है? और यहाँ पे एक और फंडा यहाँ पे मैं निकाल सकता हूं, अगर करंट एसेट में से लिक्विड एसेट घटा दें तो बताओ क्या बचेगा? व्हाट इज करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट? इट विल बी इन्वेंट्री। क्लियर है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस, वैसे तो दो चीजें होती है, इन्वेंट्री और प्रीपेड, बट क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, ना तो इन्वेंट्री दिया हुआ है ना प्रीपेड दिया हुआ है, तो ऐसे केस में उसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री मानेंगे, प्रीपेड नहीं रहेंगे, प्रीपेड जीरो मानेंगे। मोस्ट ऑफ दी केसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो होंगे। जब खुद चला के बोल रहे हैं कि प्रीपेड है 10,000 के, तो ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी बचा हुआ डिफरेंस है वो इन्वेंट्री हो जाएगा। बट अगर प्रीपेड बोल नहीं रहा है क्वेश्चन वाला, तो आप उसको जीरो मान के चलो। क्लियर है? क्योंकि हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस करते ही नहीं है, मान लो बिजनेस ने प्रीपेड दिया ही नहीं होगा, बट इन्वेंट्री जीरो नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? तो
करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेंट्री। और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन रिवर्स पूछेगा ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत काम आनी है। सीए माइनस सीएल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। याद रहेगा। सर अगर अपने पास अक्रूड इनकम है तो भी उसको जीरो मतलब उसको प्रीपेड के साथ ही इंक्लूड कर देंगे ना? नहीं 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 नहीं, एक्रूड इनकम है वो लिक्विड एसेट का पार्ट है, उसको हटाना ही नहीं है। एक्रूड इनकम है वो तो लिक्विड के अंदर जुड़ा हुआ ही रहेगा, यहां से घटाना ही नहीं होता है। प्रीपेड एंड एक्रूड आर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, एक्रूड अगर एसेट है तो वो लिक्विड का पार्ट है, मतलब जैसे डेटर्स आपने लिक्विड में ही रखे ना, वैसे एक्रूड उसी के अंदर रहना है। तो एक्रूड दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया। यस सर। ठीक है, तो एक्रूड तो अगर वैसे मैं अगर डायरेक्ट तरीके से जा रहा हूं तो मैं लिक्विड के अंदर क्या करूंगा, लिक्विड के अंदर सारी लिक्विड एसेट जोड़ूंगा। तो यहां जैसे डेटर लूंगा वैसे ही मैं एक्रूड भी ले लूंगा, और जो दूसरी चीजें कैश बैंक वगैरह वो भी ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जब जोड़ूंगा तो मैं क्या छोड़ूंगा, सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड छोड़ूंगा। तो प्रीपेड को और एक्रूड को अलग अलग समझना, ये पूरा कंप्लीट है। बस यहाँ पे करंट एसेट और लिक्विड एसेट, ये सॉरी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का जो डिस्क्रिप्शन आपको बताया था वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी होना चाहिए यहाँ पे कि सीए क्या होता है, सीएल क्या होता है। उसके अलावा ये कंप्लीट है, तो वो वाला उस क्लास में लिख लिया था हमने, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट से। तो इसको नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से। यही आपके, ये इससे बाहर एक पॉइंट ही नहीं है, एक पॉइंट भी इससे बाहर नहीं आएगा। करंट रेशियो, ये लिक्विड रेशियो के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही रेशियो है, और उनसे रिलेटेड क्या घुमा फिरा के पूछ सकता है, सब कुछ बता दिया। ये सब पॉइंट के अंदर सब चीजें कवर हो जाएगी। आज के होमवर्क में ये काम करना कि स्टार्टिंग के जो 5-7 क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना। वो जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है या डाटा दिया हुआ है, जिसमें आपको करंट एसेट्स सेलेक्ट करके टोटल करनी है, करंट लायबिलिटी की टोटल करनी है, और फिर फॉर्मूला लगा के सी अपॉन सीएल करंट रेशियो निकालना है। तो वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, अपने आप करना, उसके बाद देखेंगे जरूरत होगी तो करेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनका क्या यूटिलिटी आता है, धीरे धीरे देखना। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और आप खुद ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखा क्वेश्चन, देखा मैंने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले करंट एसेट चाहिए, नहीं है। करंट लाइबिलिटी चाहिए, नहीं है। तो अभी याद करो, एक नोट लिखवाया था अभी जस्ट, करंट एसेट भी नहीं है, करंट लाइबिलिटी भी नहीं है। आप कितनी भी माथाफोड़ी कर लो कुछ नहीं कर सकते, आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। समझ गए, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, सबसे मेन चीज ही क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज की सबसे मेन चीज क्या है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। जब ये दोनों ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो समझो कि आपको पूछा क्या है उससे मतलब ही नहीं है। आपको सबसे पहला काम सीए सीएल निकालना ही पड़ेगा। समझ के बात को, आपको सीए और सीएल चाहिए चाहिए एनी हाउ, तो ये दोनों निकालना है। तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट द सीएल बी एक्स। अगर सीएल को एक्स मान लिया तो बताओ सीए क्या होगा फिर, 3x। करंट 3x, क्लियर है सबको। अगर ये एक्स है तो ये देखो रेशियो क्या है, 3:1। तो इसका मतलब करंट रेशियो को हमें पढ़ना आता है, बताया था। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की इतने गुना है, 3 गुना 5 गुना 4 गुना जितनी भी है। तो इसका मतलब ये हो गया 3x। तो इसको y मान ले तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं यहाँ पे। और अब जो सीए और सीएल दोनों हमारे पास में आ चुके हैं, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यूज हो सकता है। ठीक है, जब आपके पास में सीए और सीएल दोनों हो तो वर्किंग कैपिटल काम आ जाता है, और जब आपके पास सीए और लिक्विड एसेट हो तो ध्यान रखना इन्वेंट्री काम आ जाता है। ये सॉरी बराबर नहीं है, ये दोनों चीजें अगर हो तो, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस है वो इन्वेंट्री है। तो अगर इन्वेंट्री का अमाउंट मुझे पता है तो उसका यूज कर सकता हूं, और अगर वर्किंग कैपिटल पता है तो सीए माइनस सीएल वाला फंडा यूज हो सकता है। तो इसको यूज करते हैं अपने। तो मैंने कहा सीए माइनस सीएल बराबर क्या, वर्किंग कैपिटल। अब मेरा सीए कितना, 3x माइनस एक्स बराबर में कितना, 1,80,000। ठीक है, तो ये बच गया आपका 2x, या फिर इसको सीधा ऐसे बोले 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2। ये 90,000 क्या आया, 90,000 क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बोले तो करंट लाइबिलिटी। यस सीएल। तो यहाँ एक्स की जगह लिख लो सीएल आ गया अपने पास में।
और अब बताओ जैसे ही सीएल आया तो सीए निकालना कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सीए वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 3:1 का रिलेशनशिप है। तो 90,000 इंटू 3 कितना हो गया? 2,70,000। ठीक है, 270 माइनस 90,000, तो ये डिफरेंस वर्किंग कैपिटल था आपका 180। इसकी यूज करके आपने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। अब आप देख लो कि आपको पूछा क्या है, अब आराम से निकल जाएगा। अपने को क्या पूछा? लिक्विड एसेट बताओ उसको। तो लिक्विड एसेट बराबर क्या होता है? सीए माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड। लेकिन प्रीपेड की इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो अपना फॉर्मूला ही इतना ही है, सीए माइनस इन्वेंट्री, बस वो ये अपना क्या। ठीक है, प्रीपेड अगर दिया हुआ होता तो मैं लेता, प्रीपेड है नहीं, तो फिर हम लोग सीधा ले लेंगे इसको। 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री 40,000, तो ये बराबर आ गया 2,30,000। ये आपका लिक्विड एसेट है। कह रहे 270 करंट एसेट है, ये लिक्विड एसेट है। हाँ, ये इसका मतलब सर, इसका मतलब इतना कंफर्म हो गया कि कभी भी लिक्विड एसेट्स बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता, हमेशा करंट एसेट से कम ही होगा। कह रहे, क्योंकि ये आपको बताया था ये फंडा, अगर करंट एसेट इतनी है तो लिक्विड एसेट इतनी होगी। ये लिक्विड एसेट्स है और ये पूरा बॉक्स है वो करंट एसेट है। तो सर कभी भी करंट एसेट से लिक्विड एसेट ज्यादा नहीं हो सकती है, लिक्विड एसेट हमेशा कम होगी। जैसे यहाँ देखो 270 है करंट एसेट, लिक्विड 230 है, क्योंकि इन्वेंट्री एक्सक्लूड हो जाता है, प्रीपेड एक्सक्लूड हो जाता है। लेकिन सर अगर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री जीरो है, इन्वेंट्री जीरो है, तो इसका मतलब लिक्विड एंड करंट एसेट इक्वल टू होगी। क्लियर है? लिक्विड और करंट एसेट इक्वल टू हो सकती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे करंट और लिक्विड बराबर होती है, तो आप बताना कि इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों जीरो है जिस बिजनेस के अंदर। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है ना? तो क्लास छोड़ के भागना मत। क्वेश्चन लिखो, करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो है आपका 3:1। क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो है आपका 1.8:1, और इन्वेंट्रीज गिवन है 1,80,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स। फिर से क्वेश्चन देख के समझ आ गया, करंट रेशियो लिक्विडिटी का क्वेश्चन है, और लिक्विडिटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे सीए और सीएल हर हाल में चाहिए। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, सर इसमें तो पूछा ही है, ये या पूछता या नहीं पूछता इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लिक्विडिटी के क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखो, यहाँ पे करंट एसेट सर गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी भी गिवन नहीं है, तो फिर क्या करोगे? लेट द सीएल बी एक्स। जब भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों नहीं है तो आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता जब तक आप ये सीएसीएल नहीं निकाल लो। इसके लिए सबसे पहला काम ही हमेशा लेट द सीएल बी एक्स। सर अगर करंट एसेट गिवन होता तो सीएल को एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाएगा। जब दोनों मिसिंग है तो ही अपने को एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। लेट द सीएल बी एक्स, देन अगर सीएल एक्स है तो सीए क्या होगा बोलो? 3x। और क्विक एसेट्स कितना होगा ये भी बताओ? करंट एसेट्स लिख दिया 1.8x। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? देखो सीए अपॉन सीएल, तो ये रिलेशनशिप बता रहा है करंट रेशियो, और लिक्विड एसेट या क्विक एसेट अपॉन सीएल, तो ये रिलेशनशिप फिर से सीएल के साथ लिक्विड एसेट की, यहां इसके साथ, तो ये वाला रेशियो आपको 3:1 है। इसका मतलब करंट एसेट 3 गुना है और लिक्विड एसेट है वो 1.8 गुना है। क्लियर है? ये रिलेशनशिप। तो यहां से सीएल का 3 गुना मतलब करंट एसेट, यहां से सीएल का 1.8 टाइम्स मतलब लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट आपका कितना हो गया? 1.8 टाइम्स हो गया। और अब आपको पता था सर लिक्विड क्यों निकाली हमने? क्योंकि आपको बताया था जब आपको इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है तो इन्वेंट्री का मतलब होता है करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो अभी मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर मैं सीए में से क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट को हटा दूं तो बराबर में मेरे पास क्या बचेगा? इन्वेंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वाला लग नहीं सकता, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल गिवन होती तो हम लोग वैसे कैलकुलेट कर लेते सीए माइनस सीएल के रिलेशनशिप से। तो इन्वेंट्री गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं अपने को। करंट एसेट कितनी हो गई? 3x माइनस 1.8x बराबर इन्वेंट्री 1,80,000, तो ये आपका हो गया 1.2x। तो x बराबर 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1.2,
ये बताना कितना 1.5 आया। लाख आएगा। 1,50,000। ये लिखो, 1.5 लाख लिख लिया। चलो, तो ये एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स बोले तो क्या है, सीएल। एक्स आपने क्या मानना था, सीएल। तो करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1,50,000। और अब मुझे चाहिए क्या, करंट एसेट चाहिए। करंट एसेट है वो आपका 3 गुना है। करंट एसेट है वो 3 गुना है। तो करंट एसेट बराबर 150 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4,50,000। तो आपका ये आंसर हो गया। ये टीसा ने पहले 45 किया है, फिर 4,50,000 किया है। अब देखो, जो 45 कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। आपकी करंट एसेट्स इन्वेंट्री से कम कैसे हो सकती है। आपकी करंट एसेट्स इन्वेंट्री से कम कैसे हो सकती है। इन्वेंट्री आपका 1,80,000 है, क्लियर है। तो सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। सब बात सही है, मुझे सब समझ आ गया कि कहां गड़बड़ हुई थी। बट समझने की आपको एक चीज की जरूरत है कि जब आंसर बोल रहे हो तो आंसर के साथ आपका लॉजिकल भी तो, कुछ रीजनिंग भी तो जुड़ा हुआ होता है ना, कॉमन सेंस भी। तो अगर आप वो कॉमन सेंस खुला रखोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई तो आपको पता चल जाएगा कि यस 45 कैसे आ गया मेरा आंसर। और जो एकदम रटे हुए की तरह काम करते रहेंगे उनके कोई कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी अटपटांग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये सब एकदम छुटपुट बातें हैं कि हाँ, एवरेज से, सॉरी इन्वेंट्री से तो ज्यादा ही होगा करंट एसेट्स, क्योंकि बाकी चीजें भी तो होती है। तो ये था फंडा। उसके बाद में देखना, तो ये तो होप्सो ये सब क्लियर हुआ। इसकी और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कल की क्लास हमारी इसी रेशियो पे रहेगी। लेकिन अभी एक पॉइंट मैं फिर समझा रहा हूं, 1 मिनट का पॉइंट है, अच्छे से देख लेना। ये वाला पोर्शन आपका क्या बोलते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड्स। इसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ये आपका करंट लाइबिलिटीज। और ये जो होता है आपका टोटल, वो दोनों तरफ एक जैसा ही होता है। तो मैं इसको सीधा टोटल एसेट्स बोलता हूँ। टोटल एसेट मतलब इधर की टोटल भी है, उधर की टोटल भी है। टोटल एसेट का मतलब दोनों साइड एक ही बराबर होती है टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपको पता ही है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है। अब ये सर ये क्यों बता रहे हो, ये एकदम सिंपल है, ये आपको पहले से पता है, बट फिर भी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप भूल ना जाओ, इसलिए एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। इसको भी लिख के रखना आप अपने पास में। इसको भी कॉपी के अंदर नोट्स के हिसाब से लिख के रखना, ताकि माइंड एकदम क्लियर रहे आपका। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है शेयर होल्डर फंड्स इतने हैं, नॉन करंट एसेट्स इतनी है, करंट एसेट्स इतनी है, ये वो। तो वहां पे आपको हो सकता है कि सीएल मिसिंग हो। बताओ कैलकुलेट हो जाएगा। अगर सीएल मिसिंग हो और शेयर होल्डर फंड दे रखा है, सर शेयर होल्डर फंड का तो करंट रेशियो में यूज ही नहीं, वहां तो खाली करंट एसेट करंट लायबिलिटी का यूज है। तो शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब, शेयर होल्डर फंड इसलिए दे रखा है ताकि आपसे क्रॉस कैलकुलेशन करवाना चाहता है वो। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन करवाना चाहता है। टोटल एसेट्स निकालो, टोटल एसेट में से ये दोनों चीजें हटा दो, तो आपका क्या बचेगा, सीएल बच जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको डाटा में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ हो सकता है, बट सीएसीएल मिसिंग हो सकता है। तो आपको वहां पे कैसे फाइंड आउट करना है, बस ये याद रखना। और अगर आपको लगे कि क्या पता नहीं क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो जहां भी कंफ्यूजन हो, जो जो अमाउंट गिवन है लिख देना। शेयर होल्डर फंड कितना है लिख दो, अमाउंट लिख दो यहाँ पे बॉक्स बना के। एनसीएल कितना है लिख दो बॉक्स बना के। ये गिवन नहीं है खाली छोड़ दो, एक्स छोड़ दो। ये गिवन है लिख दो, ये गिवन है लिख दो। अपने आप जब इसको टोटल करोगे तो अपने आप जो भी चीज मिसिंग होगी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, कई बार है ना, डाटा वैसे देख करके सीधा ऐसे समझ नहीं आता है कि क्या क्या किस में क्या ऐड करूं क्या लेस करूं। तो ये आपके पास में ये है बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर डाल देना, तो अपने आप से निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी झंझट नहीं है। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकाल लिया। सबसे मेन काम ही क्या है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकालना है, ना कि रेशियो के फॉर्मूले याद करना है। रेशियो तो अपने आप निकल जाएगा। जब सीए सीएल आपको निकालना आता है ना हर तरीके से, पहला तरीका आपको क्या बताया, सीधा सीधा करंट एसेट क्या होती है वो टोटल कर लो, करंट लाइबिलिटी क्या होती है टोटल कर लो, वो सबसे सीधा तरीका सिंपल। दूसरा आपको बताया, जब वर्किंग कैपिटल गिवन है ये है तो आप क्या करो, उसको एज्यूम कर लो, सीएल को एज्यूम कर लो, सीए को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, किससे, या तो वर्किंग कैपिटल वाले रिलेशनशिप से या इन्वेंट्री वाले रिलेशनशिप से। तो सीएसीएल निकल जाएगा। सीएसीएल निकलने के बाद में मतलब आपका क्वेश्चन खत्म है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तीसरा तरीका, जब आपको ना तो कोई रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल और इस टाइप से गिवन है, तो फिर क्या गिवन है, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स गिवन है, तो फिर ये तरीका। क्लियर है। तो कैसे भी करके हम लोग सीए और सीएल अगर निकाल लेंगे, सीए और सीएल हम निकाल सकते हैं, इतनी एबिलिटी अगर हमारे अंदर आ गई तो बस समझो कि लिक्विडिटी रेशियो खत्म। चाहे आप इसको सर ये उधार है कि नगद है बता नहीं रखा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उधार होगा तो डेटर बढ़ेंगे, नगद होगा तो कैश बढ़ेगा। कुल मिला के करंट एसेट 2 लाख से 2 लाख से बढ़ेगी, जबकि करंट एसेट
1.50 से माइनस भी होगी। स्टॉक 1.50 का जाएगा, कैश 2 लाख का आएगा, मतलब ओवरऑल 50,000 रुपए करंट एसेट में ऐड होने, और करंट एसेट में अगर ऐड होंगे तो रेशियो विल इंप्रूव। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अगर मैं इसमें चेंज करूं, मैं बोलूं कि ये लॉस में बेचा है, 2 लाख का कॉस्ट थी, 1.50 में बेच दिया, डिक्रीज अब हो बताओ यूज कर देगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट इंक्रीज होगी 150 से, जबकि स्टॉक डिक्रीज माइनस होगा 2 लाख से, तो ओवरऑल 50,000 की करंट एसेट कम हो जाएगी। तो करंट एसेट जब कम होगी तो आपका रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा। सिंपल है एकदम। चलो उसके बाद देखो, एक दो और देखो। बी आर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, जो आपके पास बी आर आया हुआ होता है ना, उसको एंडोर्स कर दिया टू किसी को भी, क्रेडिटर वगैरह कोई भी है आपका, उसको सर बी आर। इम्प्रूव। हाँ तो अभी तो नो चेंज बोला। हाँ बाकी बोलो, बाकी ये देखो इम्प्रूव में आ गई है, समझ तो आ रहा है ना सबको? बी आर दे दिया आपने, कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट में जुड़ा हुआ होता है, क्रेडिटर आपका करंट लाइबिलिटी में है। ये सर कोई चेंज तो नहीं ये होगा आप, सर, हाँ अगर अमाउंट कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट नहीं देगा तो क्यों चेंज होगा? नो चेंज। अमाउंट तो होगा ना, अमाउंट तो 5,000 मान ले, 10,000 मान ले, कुछ तो होएगा ही अमाउंट। मतलब डिस्काउंट पे नहीं दिया कोई, तब तो मतलब सेम ही अमाउंट पे डिस्काउंट दिया। और कुछ नहीं, डिस्काउंट और कुछ नहीं है, जितने का हाँ सर, बीआर तब था तो नो उतने का चेंज ही है। क्रेडिटर था, सेम अमाउंट का, वो मैंने उसको दे दिया। नो चेंज। नो चेंज। चलो अभी होगा चेक होगा करते हैं। चेंज होगा सर। सर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। हाँ, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज होगा, कुछ सर बच्चे चेंज इम्प्रूव कर रहे होगा। इंक्रीज। हैं। इंप्रूव होगा, संजना कह रही है, तीसरा इंक्रीज। चलो चलो अभी देख लेते हैं, आप खुद ही सोचो। बीआर है, चलो 20,000 रुपए का बीआर है, 20,000 का बिल रिसीवेबल है, और उतने का ही क्रेडिटर है। अब आप इधर से बीआर निकाल करके इसको चुका रहे हो, तो यहाँ पे आपका बीआर चला गया, इधर आपके क्रेडिटर कम हो गए, सेम अमाउंट से, जितने का बीआर दोगे उतना ही वो होना है। आप 10,000 मान लो, आप 40,000 मान लो, 50,000 मान लो, कुछ भी मानो, दोनों जगह सेम अमाउंट कम होगा, और आपको पता है जब दोनों जगह सेम अमाउंट कम होता है तो रेशियो विल इंप्रूव। क्लियर हुआ सबको? इसीलिए कह रहा हूं कि सीधा जजमेंट मत निकालो हमेशा। ये इसीलिए तो हमने ये अमाउंट लिए, क्वेश्चन में थोड़ी दिए हुए थे ये वाले अमाउंट 2 लाख 1 लाख, हमने क्यों लिए हैं? ताकि गड़बड़ ना हो। जब भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपका 4 में से 2 गलत होगा, लेकिन जब आप सोच के काम करोगे तो गलती नहीं होना है। ये आपका बच गया 180, और इधर आपका हो गया 80। अब ये देखो 80 80 162 से ज्यादा जा रहा है, कितना भी जाए अपने को कैलकुलेट नहीं करना, बट 2 से ज्यादा जा रहा है, रेशियो इंप्रूव हो गया। क्लियर हुआ सबको? बीपी एक्सेप्टेड फॉर जो भी है, 10,000 20,000 कुछ भी बीपी एक्सेप्ट किया आपने, बताओ क्या इफेक्ट होगा? नो चेंज। सोचो बीपी एक्सेप्ट करने का क्या इफेक्ट आता है, सोचना पड़ेगा। क्या होता है बीपी, आप सर किसको नो एक्सेप्ट? चेंज। नो चेंज, मुस्कान कह रही है नो चेंज। बीपी आप जब एक्सेप्ट करते हो तो क्या एंट्री करते हो? किसी को पेमेंट करना था, किसको करना था? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को आपने टू कैश नहीं करके टू बीपी कर दिया, तो एंट्री हुई क्रेडिटर डेबिट टू बीपी। अब बताओ, एक तरफ आपके क्रेडिटर तो कम हो गए, दूसरी तरफ बीपी नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर और बीपी दोनों किधर के आइटम है? सीएल के। दोनों के दोनों आइटम कहां है? करंट लाइबिलिटी में है। तो एक बढ़ गया, दूसरा घट गया, तो करंट लाइबिलिटी में बताओ ओवरऑल कुछ चेंज हुआ क्या? नो चेंज। करंट एसेट में वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं, तो ओवरऑल क्या होगा? नो इफेक्ट। क्लियर हो रहा है सबको? कोई इफेक्ट नहीं, सिंपल है। उसके बाद में सर इससे भी टेढ़े क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? इससे घुमा के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। जब आपको यहां पे मैं करंट रेशियो की जगह बोल दूं लिक्विड रेशियो, अब देखना बहुत सारे बच्चे फंसेंगे इसमें। लिक्विड रेशियो मैंने बोल दिया, ये लिक्विड रेशियो 1.5 रेशियो 1 है, ठीक है? आप चाहो जो अमाउंट ले लेना, लिक्विड रेशियो 1.5 रेशियो 1 है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ट्रांजेक्शन से लिक्विड रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट रेशियो पे नहीं। करंट पे आए नहीं आए मुझे नहीं मतलब, लिक्विड पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या इस ट्रांजेक्शन का? तो सर ट्रांजेक्शन बताओ। चलो ये ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूं, और बहुत ध्यान से इसको एनालिसिस करके आंसर देना,
क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको खाली एनालिसिस ही करना है और कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ही सोचना है कहाँ कितना ज्यादा बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। एकदम सिंपल सा। परचेज गुड्स फॉर कैश, बताओ लिक्विड रेशियो पे क्या चेंज होगा, ये बताओ मुझे। डिक्रीज हो जाएगा फर्स्ट वाले में। नो चेंज। रिड्यूस। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मुस्कान राठी कह रही है नो चेंज। हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर दो। सेकंड का नो चेंज। फर्स्ट में रिड्यूस, सेकंड में नो चेंज। अरे बाकी बच्चे भी बोलो सारे। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें तुम सोल्व करोगे, बोलोगे आंसर, तभी समझ आएगा। सर दोनों में रिड्यूस होगा। दोनों में रिड्यूस होगा। वेरी गुड। चलो एक बात तो क्लियर है, जो भी होगा ना दोनों का आंसर तो सेम आएगा। जो बच्चा एक में कुछ और बोल रहा है दूसरे में कुछ और बोल रहा है उसका तो गलत है। दोनों में जो भी काम हो सेम होगा। सर दोनों रिड्यूस ही होंगे। दोनों रिड्यूस होंगे। चलो हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूं दोनों में सेम होगा। अगर तुम्हें लगता है फर्स्ट रिड्यूस है तो दूसरा भी रिड्यूस है। चलो देख लेते हैं। पहले में देखो क्या हो रहा है, गुड्स है और कैश है। तो एक तो आपका स्टॉक है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश है वो आपका माइनस हो रहा है। अब मुझे बताओ ये दो इफेक्ट आ रहे हैं, इन दोनों में से लिक्विड रेशियो को प्रभावित कौन करता है? केवल कैश। कैश। स्टॉक का तो स्टॉक आपका बढ़ेगा लेकिन उससे लिक्विड एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट एसेट सेम बढ़ेगी लेकिन हमें करंट एसेट देखनी नहीं ना, हमें तो क्या देखना है, लिक्विड एसेट। तो बताओ स्टॉक बढ़ने से लिक्विड तो बढ़नी नहीं है, बट कैश जाने से लिक्विड कम होगी। कह रहे तो लिक्विड कम होगी तो लिक्विड जैसे ही कम होगी करंट रेशियो डाउन होगा। उसके बाद अगला जो था उसमें आपका एक है स्टॉक और इधर आपका है डेटर्स। डेटर नहीं, क्रेडिटर। सेकंड में तो अलग होगी ना। अभी देखो सेकंड के अंदर क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब इसका आप देखो, स्टॉक जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ना लिक्विड पे, लिक्विड एसेट में चेंज नहीं होगा स्टॉक बढ़ने के कारण, लेकिन क्रेडिटर बढ़ने से आपकी सीएल जरूर बढ़ जाएगी। तो आपकी लिक्विड एसेट तो सेम है लेकिन आपकी सीएल बढ़ गई, और सीएल जैसे ही बढ़ेगी रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। कह रहे तो दोनों का आंसर आपका होगा रिड्यूस। तो लिक्विड जब आप पढ़ रहे हो तो आपको स्टॉक और प्रीपेड से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, वो यही सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है स्टॉक बढ़ गया वो कम हो गया तो ओवरऑल बराबर हो गया। ऐसा नहीं है, स्टॉक है वो लिक्विड का पार्ट नहीं होता है, जबकि करंट में वो पार्ट होता है। तो अलग अलग इफेक्ट आते हैं। दो करंट रेशियो लिक्विड पे दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा उसका, कैसे भी सोच लो। 10,000 रुपए का फर्नीचर 5,000 रुपए में बेच दिया। 10,000 रुपए का फर्नीचर 5,000 रुपए में, या यूं कह दो कि 5,000 के लॉस पे बेच दिया। सर इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव लॉस हुआ होगा। है, इंप्रूव होगा। फर्नीचर माइनस हो रहा है 10,000 का, कैश में प्लस हो रहा है 5,000। बाकी बच्चे बताओ, रेशियो विल इंप्रूव, डेफिनेटली इंप्रूव। क्यों? क्योंकि फर्नीचर भले कितने का ही जाओ ना, आपको तो मतलब नहीं, फिक्स एसेट है तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा तो क्या हो रहा है, करंट एसेट में कैश बढ़ रहा है। भले मैं उस फर्नीचर को 1,000 रुपए में बेचूं, मैं 100 रुपए में बेचूं, जितना भी मेरे पास पैसा आ रहा है फिक्स एसेट बेचने से, तो वो मुझे हमेशा क्या होगा, करंट एसेट बढ़ाएगा। करंट एसेट बढ़ाने का मतलब मेरा करंट रेशियो इंप्रूव होगा। और कैश है तो लिक्विड भी सेम बढ़ेगी तो लिक्विड भी इंप्रूव होगा। क्लियर हो गया सबको? अगला बताओ, करंट रेशियो है 2:1 और ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 फॉर कैश। 20,000 की मशीनरी कैश पे खरीदी। रिड्यूस होगा। क्लियर हो गया सबको? हाँ, रिड्यूस हो जाएगा। 20,000 का एसेट जो बढ़ेगी वो तो मेरे करंट एसेट का पार्ट नहीं है, वो तो मशीन है, वो फिक्स एसेट में चली गई। लेकिन जो मेरा कैश चला गया वो मेरा करंट एसेट में माइनस हो गया, तो करंट एसेट कम होने का मतलब रेशियो रिड्यूस हो गया। क्लियर हो गया सबको? तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दे रखे हैं। ये लगभग आपके 10 तक क्वेश्चन, 10 तक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें रेशियो इंप्रूव, डिक्रीज और ये सब नो चेंज और ये सब पूछा है। ठीक है, तो ये वाले आप लोग करना
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से वो सारे नॉर्मल जो फंडे आपको बता दिए थे, वर्किंग कैपिटल दे रखा होता है और उस टाइप के, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में ये रेशियो आपका कंप्लीट है। इसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं सारे निपटा सकते हो आराम से। कल हम लोग नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। तो अभी देखो एक दो क्वेश्चन बुक के ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको टेस्ट करता हूं। देखो ये क्वेश्चन रैंडमली उठा रहा हूं मैं, आपके बुक खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखो आप लोग और सोल्व करो। अभी बुक बाद में खोल के कर लेना। करंट रेशियो है 1.8:1। करंट नहीं सॉरी क्विक है ये, क्विक रेशियो है 1.8:1 और करंट एसेट्स गिवन है 80,000। करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है 30,000। आपको निकालना है इन्वेंट्री। एकदम छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। क्विक रेशियो गिवन है 1.8:1, CACL गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है 26,000 रुपए। 26,000। हाँ और कोई? आदित्य ने आंसर दिया 26,000। इन्वेंट्री यानी क्या होता है? इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? जो आपका करंट एसेट्स है और लिक्विड एसेट है उनका डिफरेंस इन्वेंट्री है। प्रीपेड मैंने 0 मान लिया। इस क्वेश्चन में कहीं आपको प्रीपेड दिख रहा है? हाँ 26,000। ओके तो प्रीपेड तो 0 हो गया, ठीक है। तो अभी लिक्विड करंट तो मेरे पास में है और लिक्विड अगर मुझे पता हो या क्विक मुझे पता हो तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो इन्वेंट्री होगा। करंट एसेट आपकी 80,000 और लिक्विड एसेट आप आराम से निकाल सकते हो क्विक एसेट। कैसे? क्योंकि आपको क्विक रेशियो पता है। व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो इज द क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक रेशियो का मतलब है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 30,000 है, बराबर में हो गया 1.8। ये डिवाइड में 1 लिखो तो 1 लिख दो। तो क्विक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1.8 गुना करंट लाइबिलिटी का 1.8 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया ये? 54,000। 54,000 1.8 से मल्टीप्लाई करके और 54 को यहाँ माइनस कर लो। तो ये जो 26,000 है बिल्कुल सही आंसर है। चलो वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। चलो फिर एक थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन लेते हैं। करंट एसेट जो कि अभी 6 लाख है, करंट लाइबिलिटी जो कि अभी 4 लाख है, यानी कि अगर अभी की बात करें तो रेशियो है 1.5। अच्छा सर एक चीज यहाँ पे सुनना, अगर मैं बोलूं करंट रेशियो 1.5 है तो आपको समझ आता है? यानी कि 1.5 रेशियो 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज करंट रेशियो तो करंट रेशियो इज 3, तो इसका मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 का मतलब 3:1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1.5 का करंट रेशियो है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। ये कह रहे हैं कि हम आइडियल करेंगे, ठीक है ना, चाहे कैसे भी करो, विंडो ड्रेसिंग करके करो या कुछ भी, कोई भी पैंतरा अपनाओ, पर करंट रेशियो 2:1 रखने में इंटरेस्टेड है। बाई पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। और आपको पता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब हम करंट लाइबिलिटी चुका दे तो करंट रेशियो इंप्रूव होता है। हमें पता है ना, अगर हम करंट लाइबिलिटी चुकाएं तो करंट रेशियो इंप्रूव होता है। क्लियर है सबको? तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी करंट लाइबिलिटी चुकाएं कि ये रेशियो एग्जैक्टली 2:1 हो जाए। तो 10,000। अच्छे से करो। 1 लाख रुपए की। हाँ 1,10,000। अरे नहीं सर 1,40,000 पढ़ लिया था। इसके लिए आप एकदम नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हो कि आफ्टर पेइंग सर 1 लाख। करंट लाइबिलिटी एक्स, ठीक है। आप कोई भी करंट लाइबिलिटी एक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज एक्स, ठीक है।
एक्स रुपए की लाइबिलिटी मैं चुका देता हूं, आपको बताना है कि कितने रुपए की लाइबिलिटी चुकाओगे, ये 2-1 हो जाए। तो मुझे पता नहीं कितने की चुकानी है, मैंने उसको एक्स मान लिया। एक्स में 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। पर ये मुझे बताओ कि अगर मैं एक्स लाइबिलिटी चुका रहा हूं तो ऊपर भी मेरा एक्स कम होगा, नीचे भी मेरा एक्स कम होगा, कोई समस्या नहीं। अगर मैं 1 लाख चुका रहा हूं, मुझे नहीं पता 1 लाख होगा कि 5 लाख होगा कि 2 लाख होगा, बट मैंने उसको एक्स मान लिया। तो एक्स अमाउंट ही ऊपर लेस होगा, एक्स अमाउंट ही नीचे लेस होगा, और बराबर में मुझे क्या मिल जाएगा, 2:1। बस इसको सोल्व करना था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको आपको आराम से ये सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। हो सकता है आपने ऐसे ही दिमाग में कर लिया हो कि हाँ इसको 1 कम करो, इसको 1 कम करो तो बराबर हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। तो अभी इसको सोल्व करो, ठीक है, तब पता चलेगा। तो ये आपका हो गया 6 लाख, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस एक्स बराबर में 4 लाख इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 8 लाख माइनस 2x, यही हो रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आगे, माइनस एक्स प्लस का 2x, और ये 8 में से 6 चला गया उधर, तो 2 लाख, तो ये बच गया x। x बराबर 2 लाख नहीं आ रहा क्या, x बराबर 2 लाख आ रहा है, जबकि सब बच्चों ने 1 लाख आंसर बोला है। अब इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, अब तुमने कंफ्यूज कर दिया, 1 लाख आंसर बोल रहे हैं सारे बच्चे और आ रहा है 2 लाख। तो अभी चेक करके देखते हैं क्या होता है। देखो 6 लाख है, 6 लाख में से 1 लाख घटा दिया, 4 लाख है उसमें से 1 लाख घटा दिया, तो इधर बचा 5 लाख, इधर बचा 3 लाख। अब बताओ ये 2-1 कैसे है भाई, ये 2-1 तो है नहीं, तो मतलब गलत है आपका। अब अपने वाला ये चेक करते हैं, 6 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख माइनस 2 लाख, तो इधर हो गया 4 लाख, इधर हो गया सॉरी ये नीचे 4 लाख था, यहां हो गया 2 लाख। ये कितना हो रहा है, बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। गलती समझ आई ये सब? तो 1 लाख कैसे निकाल लिया झटपट से। तो चलो आज इतना ही करते हैं हम लोग। ये आपका लिक्विडिटी रेशियो पूरा कंप्लीट है, कुछ खास कुछ नहीं था, बस 1 पेज के इसके नोट्स हैं और 2-3 पॉइंट्स लिख लेना इसमें। एक विंडो ड्रेसिंग वाली लिमिटेशन भी जरूर लिख लेना, जिससे जुड़े हुए हैं ये सब क्वेश्चंस, कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि कब क्या चेंज करने से रेशियो इंप्रूव होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे इफेक्ट आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं, कर करके देखने हैं। वैसे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें तरह तरह के इफेक्ट आप देख लोगे अपने आप। फिर भी कुछ आपके माइंड में आए कोई ट्रांजेक्शन की, ये ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, तो वो खुद करके देखना, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस स्टडी आपको करनी है, और बाकी बुक के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो करने हैं। बोर्ड में एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बहुत अच्छा चैप्टर है। पूरे में से पूरे नंबर, इसमें से 1 नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आता है यहाँ से।